बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश के अंदर एक रोहिंग्या देश बनाने की मांग उठ रही है, यानी कि म्यांमार को तोड़कर एक नया देश दुनिया के नक्शे पर बनाया जाए। और ये डिमांड किसी ऐसी वैसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं की, ये डिमांड की है जमात इस्लामी बांग्लादेश ने। ये आज के बांग्लादेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। यहां तक कि करंट हेड ऑफ स्टेट और मिलिट्री लीडर्स को भी अगर बांग्लादेश के अंदर कोई नए स्टेप्स लेने होते हैं तो उन्हें जमात इस्लामी की ग्रीन लाइट की जरूरत होती है। अब जमात इस्लामी इस नए देश के बारे में क्या कह रही है और उन्होंने कहां इस बात को कहा है, क्या कोई रोहिंग्या देश बनाया जा सकता है और जमात इस्लामी इस नए देश को लेकर कितने हद तक ठीक है। और इन्हीं सवालों के जवाब से जो सबसे पहला सवाल बनता है वो ये कि रोहिंग्या क्राइसिस का बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, कैसे सिर्फ बांग्लादेश इस क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है। इन सारी बातों को एक एक करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है। अब अगर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ा होगा तो वहां दो टर्म्स यूज की गई हैं, एक है रखाइन कॉरिडोर, एक है रोहिंग्या कॉरिडोर। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, इन्हें आप एक साथ नहीं ले सकते। रखाइन कॉरिडोर एक ट्रेड रूट है, चाइना के ग्रेट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हम सबको पता है। एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट जो पूरी दुनिया को चाइना के साथ कनेक्ट कर देगा। ये वहां से गुड्स ला सकेंगे और अपने फिनिश गुड्स वहां भेज सकेंगे, जिससे ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। ये चाइना का प्लान है। उसका एक हिस्सा जैसे इन्होंने CPEC बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सेम उसका एक लाइट वर्जन म्यांमार में भी है, CMEC, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। उस चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर एक हिस्सा रखाइन कॉरिडोर है, जो कि चाइना के यूनान प्रोविंस की कैपिटल क्यूनमिंग से होता हुआ म्यांमार की रखाइन स्टेट के चोकप्यू पोर्ट तक आएगा। इसका रूट बहुत सिंपल है, ये एक 1700 किलोमीटर का रोड और सी रूट है, जो कि कैपिटल क्यूनमिंग से होते हुए डाली, डाली से रियूली, रियूली से मैंडले और मैंडले से चोकप्यू पहुंचेगा। चोकप्यू पोर्ट पर उतरने के बाद ये बे ऑफ बंगाल के जरिए फर्दर साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद ये मलेशिया के मलाका पोर्ट पर पहुंचेगा और फिर ये स्ट्रेट ऑफ मलाका का यूज करते हुए फर्दर और अंदर की तरफ जाएंगे। उसके बाद ये इंडोनेशिया और दूसरी जगहों पर ट्रेड करेंगे। इसके जरिए चाइना अपने उन इलाकों को भी डेवलप करने की कोशिश करेगा जो आज तक डेवलप नहीं हो पाए हैं। अब बांग्लादेश आज तक इसकी मुखालफत करता हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो इन प्रोजेक्ट्स की मुखालफत कर रहा हो, या ये भी नहीं है कि बांग्लादेश चाइना के साथ अपने बिजनेस रिलेशंस खराब करना चाहता हो। वो महज इतना चाहता है कि मिलिट्री जुंटा की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अच्छी बनती है। मिलिट्री जुंटा ने फोर्सफुली रोहिंग्यास को अपनी कंट्री से निकाला और अब 13 लाख रोहिंग्यास बांग्लादेश के अंदर रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि रखाइन स्टेट में म्यांमार की मिलिट्री जुंटा और वहां की पॉलिटिकल फोर्सेस उन्हें वापस लें, उनका सेफ रिपैट्रिएशन करें और एक बार फिर से रोहिंग्यास अपनी जमीन पर आबाद हो जाएं। क्योंकि अगर एक बार ये प्रोजेक्ट्स चलने लगते हैं और ये कामयाब होने लगते हैं तो रोहिंग्यास का वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बांग्लादेश चाइना से कह रहा है कि पहले आप ये करो फिर वो करना। अब चाइना और बांग्लादेश अच्छे इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, इसलिए चाइना को बांग्लादेश की सुननी पड़ रही है। वो म्यांमार से ज्यादा अहमियत बांग्लादेश को दे रहा है। कैसे, ये बात मैं आगे आपको बता दूंगा। अच्छा, रोहिंग्या कॉरिडोर क्या है? ये एक अलग टर्म है। ये टर्म है जो आज बहुत ज्यादा न्यूज फीड में है, ह्यूमैनिटेरियन एड कॉरिडोर। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक ऐसा कॉरिडोर बनाएंगे जिसके जरिए हम रोहिंग्या मेजॉरिटी इलाके जो म्यांमार के अंदर हैं वहां एड भेज सकें। साथ में जब हम रोहिंग्यास का रिपैट्रिएशन करें तो इजीली उसी रूट के थ्रू हम लोगों को वहां भेज दें। इसी के साथ साथ बांग्लादेश म्यांमार के ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर डालना चाहता है। वो चाहता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और भी दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस कॉरिडोर के आसपास आ जाएं, ताकि म्यांमार के ऊपर इतना प्रेशर पड़े कि उन्हें रोहिंग्यास का रिपैट्रिएशन करना पड़े और सेफ्टी के साथ करना पड़े। इसका प्रेशर म्यांमार के ऊपर आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन अभी से ही बांग्लादेश ने ऐसे कई स्टेप्स लिए जिसकी वजह से म्यांमार के ऊपर प्रेशर दिख रहा है। अराकान आर्मी ने यू टर्न लिया है और वो कह रहे हैं कि वो रोहिंग्यास को वापस लेंगे, बस उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट भी म्यांमार के अंदर की हालात की वजह से और बांग्लादेश की पॉलिसीज की वजह से उन्हें वापस लेने को तैयार है। इस वक्त भी 1,80,000 लोगों के उन्होंने पूरे क्लैरिफाई कर दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो भी वापस जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या बांग्लादेश इस कॉरिडोर को अकेले बना सकता है बगैर किसी दूसरे मुल्क के मदद के? तो नहीं, लेकिन इस वक्त उसके पास एक मजबूत इंटरनेशनल सपोर्ट है। चाइना उसे सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स उसे सपोर्ट कर रहा है। अब चाइना उसे सपोर्ट क्यों कर रहा है?
आपके मन में यही सवाल होगा, क्योंकि जब चाइना के मिलिट्री जुंटा के साथ बनती है तो उन्हें डायरेक्ट जुंटा के साथ बात करनी पड़ेगी, वरना तो जुंटा नाराज हो जाएगी कि हमारी टेरिटरी का मामला आप बात बांग्लादेश से कर रहे हैं, बांग्लादेश से क्या मकसद है बात करने का। और चाइना भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। असल में म्यांमार के अंदर अलग ही खेल चल रहा है। म्यांमार कई हिस्सों में टूट चुका है। इस वक्त रखाइन स्टेट के अंदर अराकान आर्मी नाम की एक अलग मिलिट्री है और कैपिटल में एक अलग मिलिट्री जुंटा, कंट्री की मेन आर्मी। इन दोनों के बीच में आपसी टसल है, यानी कि मिलिट्री जुंटा और अराकान आर्मी आपस में लड़ रहे हैं और रखाइन स्टेट के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स अराकान आर्मी से भी लड़ रहे हैं। तो फिर चाइना बात किससे करे, मिलिट्री जुंटा से, अराकान आर्मी से, या फिर वो लोग जो अराकान आर्मी से लड़ रहे हैं। चाइना के लिए बहुत कंफ्यूजन है, वहां स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए चाइना कदम फूक फूक के रख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में फुल स्टेबिलिटी है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाइना का इन्वेस्टमेंट ठीक जा रहा है। फिर आने वाले दिनों में CMEC, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर कामयाब होता है तो उसे बांग्लादेश के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि CPEC को अफगानिस्तान में एक्सपैंड किया जा रहा है ताकि ट्रेड कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए। तो चाइना आगे को देखकर चल रहा है, इसीलिए वो इस वक्त बांग्लादेश का साथ दे रहा है इस कॉरिडोर को बनाने के लिए। दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स को चाइना को काउंटर करना है। आज तक उसको म्यांमार के अंदर घुसने का मौका नहीं मिला, अब वो ह्यूमैनिटेरियन एड के जरिए वहां अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है ताकि वो वहां पर अपना खेल कर सके। वो वहां आएगा, बोलेगा ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, रोहिंग्यास का जेनोसाइड हो रहा है, जो पूरी दुनिया में जेनोसाइड कर रहे हैं वो रोहिंग्या जेनोसाइड के लिए फिक्रमंद है। लेकिन असल में उनका मकसद सिर्फ चाइना है, उसके पास आकर प्रेजेंस बनाना है। वो यहाँ पर खड़े होंगे, चीन को परेशान करेंगे, इससे आगे वो कुछ नहीं करने वाले। इसीलिए वो रोहिंग्या कॉरिडोर को सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए वो बांग्लादेश को म्यांमार की मिलिट्री जुंटा के खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको खेल तो समझ में आ गया होगा, पर बांग्लादेश के मिलिट्री चीफ जनरल वकारुज्जमा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें वो इसे ब्लडी कॉरिडोर कह रहे हैं, यानी कि खूनी कॉरिडोर। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इन सारी बातों को मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अब जो बांग्लादेश ने देखा कि इस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बन रही हैं कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी प्रेशर में आकर सपोर्ट करेगा, तो उन्होंने इसे एक स्टेप और आगे ले जाने की सोची। बांग्लादेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स जमात इस्लामी बांग्लादेश, वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कैपिटल ढाका में एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के अंदर वो एक डिमांड करते हैं, जिस डिमांड से साफ हो रहा था कि वो रोहिंग्या मसले को जो सालों से चल रहा है उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने वाले हैं। वो कहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट रोहिंग्या मुस्लिम देश की कवायद करेंगे और इसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ना सिर्फ चाइना को बल्कि अमेरिका को भी सपोर्ट करना चाहिए, यूरोप को भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों का अपना देश होगा, उनके लिए परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा, सारे मसले ही ख़त्म हो जाएंगे, बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। क्या ये हो पाएगा? मैं बांग्लादेश के जमात इस्लामी के लीडर्स की बड़ी इज्जत करता हूँ, उनके सेंटिमेंट्स की इज्जत करता हूँ और यह भी मानता हूँ कि जमात इस्लामी ने जितना रोहिंग्या मुसलमानों के लिए किया, दुनिया की किसी दूसरी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इतना नहीं किया। यह भी सच है कि बांग्लादेश ने जितना रोहिंग्या मुसलमानों के लिए किया, किसी दूसरे मुस्लिम देश ने नहीं किया। लेकिन जब भी हम कोई सोल्यूशन निकालते हैं तो हम वो परमानेंट सोल्यूशन निकालते हैं। अगर हमने कोई टेम्परेरी सोल्यूशन निकाला तो 20, 30, 50 साल बाद या 10 ही साल बाद हालात फिर से वैसे हो जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। जमात इस्लामी बांग्लादेश में बहुत सारे एकेडमिक्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, मुझे उनसे इतने जज्बाती और इमेच्योर स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं थी, ना ये पता था कि वो ऐसा कोई आइडिया देंगे। क्योंकि आप ही सोचो एक बार, कोई इंडिपेंडेंट सोवरेन रोहिंग्या स्टेट, सबसे पहले तो वो पॉसिबल ही नहीं है। पूरी दुनिया म्यांमार की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ आकर खड़ी हो जाएगी। फिर 40,000 की फौज अराकान के अंदर है, अराकान आर्मी नाम की। अब सोचो एक बार, अगर वो देश वजूद में आता है तो क्या होगा? छोटा कमजोर देश जिसे कोई भी आकर एक्सप्लॉइट कर लेगा। अराकान आर्मी आकर उसे एक्सप्लॉइट करेगी क्योंकि साउथ में वो मौजूद होंगे। फिर म्यांमार की मिलिट्री जुंटा आकर एयर स्ट्राइक करेगी, बहुत आसानी के साथ वो उन्हें डिस्प्लेस कर देंगे, फोर्सफुल एविक्शन होगा और ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा। मतलब जिन जिन चीज़ों के लिए हमने वो मुल्क बनाया होगा वो चीज़ें एक बार फिर से होंगी। ये एक नया गज़ा बन जाएगा। मुस्लिम्स कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि बांग्लादेश कुछ नहीं कर पाएगा। बांग्लादेश को खड़े होकर बस रोहिंग्या मुसलमानों का एक बार फिर से कत्लेआम देखना होगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, ना पॉलिटिकल ना मिलिट्री। फिर लीगली भी आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई लीगल बेस है ही नहीं।
उसके बाद आजकल किसी भी कंट्री में इतने ज़्यादा लोकल और इंटरनल इश्यूज होते हैं कि उन्हीं को सॉल्व करते करते दिमाग खराब हो जाता है, बाहर जाकर कैसे लड़ाई करोगे। लेकिन म्यांमार के पास एक लीगल वजह होगी, वो कहेंगे ये पहले हमारा हिस्सा थे इसलिए हम हमला करके इनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। साथ में अराकान आर्मी भी उसी तरह उन पर हमला करके उन्हें परेशान करेगी। तो मकसद क्या था? लड़ाई रोकना, रोहिंग्यास को उनका हक दिलाना। सारा मकसद वहीं का वहीं रह जाएगा क्योंकि चीज़ें उसी तरह सेम चलेगी। तो हम इसे बनाकर कर क्या रहे हैं? इसे एक और चेचन्या जो रशिया में 30 साल पहले हालात थे मुसलमानों के, या एक और बोस्निया जो यूरोप में मुसलमानों के हालात थे 30 साल पहले, वो बनाया जाएगा। मतलब एक जगह जहां हमने मार खाई, उससे कुछ नहीं सीखा, वही चीज़ दोबारा इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। थिंक स्मार्टली। आपको एक इंडिपेंडेंट अराकान कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए। ये पूरी की पूरी स्ट्राइप, इनके पास हिस्ट्री है, मिलिट्री है और तो और मौके पर कब्जा है। तो इनकी मदद करो देश बनाने में और उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलवाओ। बांग्लादेश को उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना चाहिए। चाइना उसको सपोर्ट कर सकता है अपने प्रोजेक्ट्स को बचाने के लिए जो म्यांमार के अंदर चल रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स तो चाहता ही है कि म्यांमार डिसइंटीग्रेट रहे और कोई एक ऐसी फौज रहे जो मिलिट्री जुंटा को परेशान करे, क्योंकि एक ताकत चीन को फायदा देती है। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स इसको सपोर्ट करेगा। आप ही सोचो, म्यांमार को मैनेज करना आसान है या फिर इस नए देश अराकान को मैनेज करना आसान है? म्यांमार के साथ रोहिंग्या क्राइसिस को सॉल्व करना आसान है या फिर इस नए देश अराकान के साथ रोहिंग्या क्राइसिस को सॉल्व करना आसान है? सिंपल जवाब है इसका। फिर अगर ये नया देश बनता है तो इनके ऊपर एक प्रेशर होगा कि हमें अपनी कंट्री को इंटरनली स्ट्रांग बनाना होगा, यानी कि अपने लोगों को यूनाइट करना होगा। ये रोहिंग्यास और रखाइन पीपल के बीच में एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बनाएंगे, तभी इनकी कंट्री रन कर पाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, इंटरनल वॉर होती है, तो एक तरफ इनकी लड़ाई होगी म्यांमार के साथ, फिर चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स का वहां खेल चल रहा होगा, बांग्लादेश एक तरफ से प्रेशर बनाएगा, यानी कि ये अपनी कंट्री को आजाद नहीं रख पाएंगे। अजीब सी सिचुएशंस बन जाएंगी। उस वक्त बांग्लादेश को चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिलकर रोहिंग्यास के राइट्स को इंश्योर करना पड़ेगा। वो कैसे? सबसे पहले उनका सेफ रिपैट्रिएशन हो उनकी जमीन पर वापस। वो 1.3 मिलियन पीपल अपनी जमीन पर जाकर रहें। फिर अराकान के अंदर उनके राइट्स को इंश्योर किया जाए। नॉर्दर्न अराकान मुस्लिम मेजॉरिटी या रोहिंग्या मेजॉरिटी है, तो वहां उस रीजन को ऑटोनॉमस रीजन डिक्लेयर करना चाहिए। रोहिंग्या लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। रोहिंग्याज नॉर्थ टू साउथ पूरे अराकान में मूवमेंट कर सकें, क्योंकि वो अलग इलाकों में साउथ की तरफ भी रहते हैं। उसी के साथ साथ रोहिंग्यास के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और सारी सिविल सर्विसेज और गवर्नमेंट्स में उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से उनके पास रिजर्वेशन होना चाहिए। यानी कि अगर रोहिंग्यास की पॉपुलेशन अराकान के अंदर 30 से 35% है, तो 30 से 35% रोहिंग्यास स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज से लेकर सरकार तक दिखाई दें। उसके बाद ही उनके राइट्स उन्हें मिल पाएंगे और सही मायने में वो सिटीजन बन पाएंगे। इसी के साथ साथ फिर रोहिंग्यास उस सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएंगे। अराकान को आज़ाद रहने के लिए रोहिंग्यास की ज़रूरत होगी, और जब इनकी ज़रूरत होगी तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। फिर उसके बाद अगर ऐसा भी होता है कि म्यांमार वापस से अराकान पर कब्जा करने की कोशिश करता है या इनकेस कर भी लेता है इंटरनेशनल सपोर्ट के जरिए, तो भी उन्हें रोहिंग्यास के राइट्स देने पड़ेंगे। जैसे अराकान आर्मी प्रेशर में आई थी, वैसे ही नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट यानी कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट जो आंग सान सूची की थी, वो भी प्रेशर में आकर रोहिंग्यास के रिपैट्रिएशन की बात कर रही है बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में आकर। ये होगा सही मायने में परमानेंट सॉल्यूशन। लेकिन इससे भी बेहतर एक परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर जमात इस्लामी के लीडर्स इतने बोल्ड हो चुके हैं कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सामने इस बात को रख दें कि रोहिंग्या पीपल का अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट रोहिंग्या मुस्लिम देश होना चाहिए, तो उन्हें एक स्टेप और आगे बढ़कर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करनी चाहिए रोहिंग्या पीपल्स के लिए। उन्हें हिस्ट्री बतानी चाहिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को भी और पूरी दुनिया को, कि म्यांमार बार बार ये दावा करता हुआ आया है कि ये लोग अंग्रेजों के वक्त पर आए हैं और सही मायने में ये लोग बंगाली हैं। लेकिन 1000 साल की रोहिंग्यास की हिस्ट्री है कि वो अराकान के अंदर रह रहे हैं। वो हिस्ट्री पूरी दुनिया के सामने रखी जाए, वो सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे जाएं। उसके बाद ये बोल दिया जाए अगर ये लोग बंगाली हैं तो फिर इनकी ये जो 30% लैंड है अराकान का, ये बांग्लादेश का है,
क्योंकि जमीन तो तुम्हारे बाप की है नहीं, वो 1000 साल से वहां पर रह रहे हैं। फिर रोहिंग्याज ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें म्यांमार के साथ रहना है, बांग्लादेश के साथ रहना है, या फिर इंडिपेंडेंट अराकान के साथ रहना है। क्योंकि अगर वो बांग्लादेश के साथ मर्ज हो जाते हैं तो फिर बांग्लादेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो रोहिंग्याज की हिफाजत करे, उस लैंड की हिफाजत करे। वरना ये क्या है कि बीच में एक देश बना दो, उन्हें कोई भी आकर पीटता रहे, किसी भी मुल्क की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जमात एक बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेश के मिलिट्री चीफ जनरल वकारुज्जमा ने जो बात कही है वो एक हद तक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कॉरिडोर बंद तो जाएगा, उससे रोहिंग्यास का सेफ रिपैट्रिएशन भी होगा, म्यांमार के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ेगा, लेकिन उसी के साथ साथ उसके नेगेटिव इंपैक्ट बांग्लादेश के ऊपर भी पड़ेंगे। वो कैसे? क्योंकि इस कॉरिडोर के थ्रू स्मगलर्स नशे का सामान और हथियार बांग्लादेश के अंदर भेजेंगे। म्यांमार एक अनस्टेबल कंट्री है, वहां पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि आराम से पूरी कंट्री को रॉम कर रहे हैं। फिर यही लोग बांग्लादेश के चित्तगोंग और कॉक्स बाजार के इलाकों में आएंगे, या फिर वहां से नशे का सामान यहां भेजेंगे, हथियार भेजेंगे, हथियारों से होने वाले इंसिडेंट्स बढ़ेगा, नशा बढ़ेगा और चित्तगोंग कॉक्स बाजार के हालात खराब होंगे। उसके बाद चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में म्यांमार और अराकान के अंदर प्रॉक्सी वॉर हो सकती है। पहले से ही चाइनीज बैक्ड मिलिशियाज म्यांमार के अंदर मौजूद हैं जो कई इलाकों पर कब्जा करके बैठी हैं। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स जब यहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड के जरिए प्रेजेंस बनाएगा तो यह भी कोशिश करेगा कि वो अपनी कुछ मिलिशिया बना ले जो कि चाइनीज मिलिशिया को काउंटर करे और म्यांमार के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाए। अब मैंने आपसे कहा था कि म्यांमार के खिलाफ बांग्लादेश का साथ यूनाइटेड स्टेट्स देगा, पर ऐसे ही नहीं देगा, उसके बाद वो साथ मांगेगा भी बांग्लादेश का। यानी कि बांग्लादेश की जमीन को यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। ये उसका असली मकसद है और यही रीजन है कि वकारुज्जमा ने इससे बोला है ब्लडी कॉरिडोर। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, उनकी बात 1% भी गलत नहीं है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स को ज्यादा ही शौक है ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करने का, बहुत बड़ा हीरो बनने का, डेमोक्रेसी को बहाल करने का, तो वो खुद अपनी फौज लेकर आ जाए। तुम तो आराम से रंगून में उतर सकते हो, दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स है तुम्हारे पास, एयर फोर्स है तुम्हारे पास, जाओ लड़ लो, हटा दो मिलिट्री को, ले आओ डेमोक्रेसी, कर दो रोहिंग्यास के राइट्स को इंश्योर, तुम तो सब कर सकते हो। इसमें बांग्लादेश का कोई रोल नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वो तुम्हें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की तरह अपनी जमीन देकर दूसरे मुल्क पर हमला करवाएगा। ना उसे म्यांमार की मिलिट्री के साथ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, उन्हें बस इतना करना है कि रोहिंग्यास का मसला सॉल्व हो जाए, म्यांमार को दुश्मन नहीं बनाना। बांग्लादेश एक इकोनॉमिक टाइगर की तरह उभर रहा है, उसका फोकस सिर्फ अपनी ग्लोरियस हिस्ट्री को एक बार फिर से रिवाइव करना होना चाहिए। बांग्लादेश के पास पूरा पोटेंशियल है कि वो जापान और साउथ कोरिया को इकोनॉमिकली और जीडीपी में पीछे कर दे। ईस्ट में मुस्लिम वर्ल्ड का ये हिस्सा टेक्निकल हब हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल हो और एक ताकतवर और अमीर देश बनकर उभरे, जैसा ये बंगाल सल्तनत और मुगल सूबा बंगाल के दौर में था। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पूरी दुनिया में अगर कोई रोहिंग्या मुसलमानों का मसला सॉल्व कर सकता है तो वो आप हैं। तो थिंक स्मार्टली, वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।